तो दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे जो मगध महाजनपद का 7 राजवंश के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। जो पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि आपको कौन कौन से वो मगध महाजनपद के राजवंश होंगे, और जनपद महाजनपद था उसकी राजधानी और क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे। वैदिक काल का जो धर्म था वो भी हम लोग पढ़े थे। अब आता है महामगध जो जनपद है महाजनपद काल का। 600 से 340 ईसा पूर्व की ये बात है, ये इसका टाइम पीरियड है। और ये जो महाजनपद काल है इसमें मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। ये भी मैंने आपको बताया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और शुंग वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो जो ये 7 राजवंश हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे और एक एक वीडियो में एक एक राजवंश को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं कुछ एक राजवंश का इस वीडियो में और फिर से उसी राजवंश का थोड़ा सा दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, ताकि आपका जो बोरिंग टाइम है वो ना हो और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो महाजनपद काल है इसमें राजवंश, पहला राजवंश आता है वो है हर्यक वंश। और हर्यक वंश को देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो महाजनपद काल है, जो मगध पहले छोटा जनपद था। मगध पहले छोटा जनपद था मगध, लेकिन ये कैसे महाजनपद का बना। तो देखिए ये जो पहले छोटे छोटे जनपद था, वैसे हर्यक वंश से पहले जो मगध जनपद था कुछ वंश का शासन किया करते थे। पहले इससे पहले भी हर्यक वंश से पहले भी कुछ ऐसे शासक थे जो शासन करते थे, लेकिन अभी तक उनका कोई एविडेंस नहीं मिला। इसलिए जो वैदिक काल का मगध महाजनपद पर शासन कार्य जो है हम लोग हर्यक वंश से ही पढ़ते हैं। हर्यक वंश से पहले भी ऐसे कई शासक रहे होंगे, ऐसा नहीं कि वो अचानक से शुरू हो गया होगा। तो इससे पहले जो उसका जो शासक रहा होगा उसका एविडेंस नहीं मिलता है, क्योंकि जो हर्यक वंश का एविडेंस मिलता है अंगुत्तर निकाय, दिग निकाय, ऐसे मतलब इन सब चीज़ों में बुक में मिलता है। तो इसलिए हम लोग हर्यक वंश से ही पढ़ते हैं महाजनपद काल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो मैप है ये भी देख लीजिए। और ये 600 ईसा पूर्व की मैप इसको बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मगध महाजनपद में कौन कौन से वंश था, राज्य था, राजधानी था। ये भी आज के जो भारत है, भारत का राजधानी दिल्ली है। तो आज का जो भारत, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे पहले राज्य हुआ करती थी। वज्जी, मल्ल, कौशल, पंचाल, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चदी, वत्स, मगध। तो ये जो मगध है यहीं से सब फैला हुआ था, ये पूरा धीरे धीरे फैल गया था। राजवंश अपना वो राज्य विस्तार किए थे। तो ये 16 महाजनपद हैं और इस 16 महाजनपद में मगध महाजनपद कुल सबसे बड़ा था। और इस मगध महाजनपद में 7 राजवंश ने शासन किया था। और पहला राजवंश आता है हर्यक वंश, लेकिन इससे पहले महाजनपद और उसके क्षेत्र भी देख लीजिए एक बार और रिवाइंड कर लीजिए। कंबोज का हाटक है, गांधार का तक्षशिला है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन का मथुरा है, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैनी है, पंचाल का अहिछंद काम्पिल्य है, कौशल का श्रावस्ती है, और वज्जी का वैशाली है, मल्ल का कुशीनगर है, काशी का वाराणसी है, वत्स का कौसंबी, चेदी का शक्तिमती है, मगध का राजगीर है और अश्मक का पोटला है। ठीक है, अब आता है मगध महाजनपद में जो कुल 7 राजवंश हुए थे, कुल 7 राजवंश। इनमें से तो हम लोग पढ़ेंगे पहला हर्यक वंश। इनमें से हम लोग पढ़ेंगे पहला कौन सा, हर्यक वंश। तो देखिए हर्यक वंश का जो इसका टाइम पीरियड था हर्यक वंश का, वो था 544 से 413 ईसा पूर्व था। 544 से 413 ईसा पूर्व था हर्यक वंश का। हर्यक वंश, ये जितने भी वंश ये चालू हुआ है हर्यक वंश में, तो इसको प्रीतहंता भी वंश बोलते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी राजा आए शासन किए वो कहीं ना कहीं अपने पिता की हत्या करके ही राजा बने थे। मतलब मगध पर जितना राजा बने, मगध का राजा जो भी बना था वो अपने पिता की हत्या करके ही बना था। कुछ कुछ एविडेंस ऐसे बोला जाता है, जैसे बिम्बिसार का जो हुआ था, वो बिम्बिसार का वो ऐसे इसको भी बोला गया है कि वो जो भी राजा बनता था हर्यक वंश में पिता की हत्या करने के बाद। और अजातशत्रु आ गया। इसमें से कौन कौन सा ऐसे हर्यक वंश में कौन कौन से राजा हुए ये भी एक बार देख लीजिए राजाओं के नाम। तो पहला आता है बिम्बिसार।
बिम्बिसार, बिम्बिसार, दूसरा अजात शत्रु, अजातशत्रु, तीसरा उदायीन, उदायीन, और चौथा नाग दशक। बिम्बिसार, अजातशत्रु, नाग दशक। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिम्बिसार। ठीक है, थोड़ा कलर इसका चेंज कर देता हूँ। बिम्बिसार, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड था वो था 544 से 492 था। 544 से 492 था। ये ऐसा पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसका जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार को माना जाता है। लेकिन बिम्बिसार की जो रानियां थीं वो ऐसे एविडेंस के तौर पे मिलता है कि 500 रानियां थीं। 500 से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे एवरेज में इसका 500 रानियां थीं। लेकिन इसकी ये रानियां ऐसे क्यों हुई? क्योंकि ये जब भी दूसरे देश पर, साम्राज्य पर आक्रमण करता था तो उसका जो रानियां उसको पटरानी बनाता था और उसको दहेज के रूप में, दहेज के रूप में जब वो उस रानी से शादी करता था तो दहेज के रूप में उसकी क्षेत्र, उसकी क्षेत्र को अपने दहेज के रूप में लेता था, जिससे इसके साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इसके साम्राज्य क्या हुआ? विस्तार होने लगा। साम्राज्य का विस्तार होता था। ये उस दहेज के रूप में उस क्षेत्र को, एरिया को ले लेता था। जब रानी से, जिस रानी से शादी करता था तो उससे दहेज के रूप में वो क्षेत्र लेता था, जिसका इससे मगध का साम्राज्य का विस्तार होने लगा। लेकिन एक ऐसी घटना घटी, और वो घटना क्या थी कि इसके समय अवंती के राजा, अवंती के राजा, जब मैप में अभी देखेंगे तो अवंती सबसे नीचे महाराष्ट्र के साइड में है। तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ने एक, चंद्रप्रद्योत को, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, प्रद्योत को एक लाइलाज बीमारी हो गया था, लाइलाज बीमारी, और इसको ठीक करना असंभव था। लेकिन बिम्बिसार ने अपने राज्य से एक वैद्य को भेजा चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए। चंद्रप्रद्योत को ठीक, एक वैद्य को भेजा था और चंद्रप्रद्योत ठीक भी हो गया था। चंद्रप्रद्योत ठीक भी हो गया था। तो ये चंद्रप्रद्योत मतलब इतना इसको खुशी मिली, इतना इसको ये इतना खुश हुआ कि ये अपना जो क्षेत्र था, अपना साम्राज्य था, वो बिम्बिसार के साम्राज्य के अधीन कर लिया। मतलब उसके साथ चला गया। बिम्बिसार मगध के अधीन कर लिया था, ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो चंद्रप्रद्योत था, अपना जो क्षेत्र था, राज्य था, वो मगध के अधीन कर लिया था। ये मगध के अधीन कर लिया था, अधीन कर लिया था। बिम्बिसार ने छोटे छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था, लेकिन इसमें से वैशाली पर भी आक्रमण किया। वैशाली को देखेंगे तो ये हरियाणा के साइड है वैशाली, तो वैशाली पर भी आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा। बिम्बिसार उसको जीत नहीं पाया, असफल रहा। और बिम्बिसार की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु होती है 412 में, और इसका पुत्र ही इसको टपका देता है, और इसका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, इसी को 412 में बिम्बिसार को टपका दिया। अब नेक्स्ट आता है अजातशत्रु का। अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड था वो देखते हैं। अजातशत्रु, समझ लीजिएगा, अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड था 492 से 460 ईसा पूर्व था। 492 से 460 ईसा पूर्व था अजातशत्रु का। लेकिन देखिए, इसमें ये था कि भगवान जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के विरोधी कौन था? देवदत्त रहता था। देवदत्त को उकसाने पर अजातशत्रु ने, ये जो देवदत्त था ये उकसाया था अजातशत्रु को। ये एजेड लिख रहा हूँ तो समझिएगा। अजातशत्रु को उकसाया था बिम्बिसार की हत्या करने के लिए, और बिम्बिसार की हत्या भी कर देता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु मगध का राजा बन जाता है। हत्या करके मगध का राजा बन जाता है।
मगध का इसलिए इस हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी बोला जाता है। अजातशत्रु की वजह से ही हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश भी बोला जाता है, मतलब अपने पिता की हत्या करके वंश को आगे बढ़ाना, प्रीतिहंता वंश। इसने सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो अपने राजगीर था सभी की किलाबंदी करा दिया था, किलाबंदी करा दिया था। और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। तो सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए कि अजातशत्रु ने वो राजगीर को किलाबंदी करा दिया था। अजातशत्रु के समय में ही सप्तवर्फी गुफा में राजगीर में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ये अजातशत्रु के, जब मैंने बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ाया था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। बौद्ध संगीति के बारे में जब पढ़ाया था कि 483 ईस्वी में पहला बौद्ध संगीत हुआ था राजगीर में, तो उसी समय ही अजातशत्रु के समय में हुआ था। कब हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था। ये अजातशत्रु के 483 में हुआ था, अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे, एक पॉइंट ये भी है कि अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए जल दुर्ग नामक किला का निर्माण कराया था। जल दुर्ग नामक किला का निर्माण कराया था। गंगा के किनारे दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए जल दुर्ग किला का निर्माण कराया था। इसने अपने सहयोगी जो वर्षकार की मदद से वैशाली पर तो आक्रमण किया, वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं रहा। और ये कौन सफल नहीं रहा? मैं थोड़ा गूगली क्या फेंका कि आपने भूल गया। ये बिंबिसार सफल नहीं रहा, ये तो सफल रह गया। जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पिताजी कौन थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार भी वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन अजातशत्रु ने वर्षकार की मदद से, वर्षकार इसका दोस्त था, इसकी मदद से वैशाली पर आक्रमण किया, तो इसमें ये सफल हो गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार सफल नहीं हुआ था, लेकिन अजातशत्रु सफल हो गया था, ये ध्यान दीजिएगा। इसने इस युद्ध में इसने 2 नए हथियार का यूज किया था, और वो था रथमूसल और महाशिला। रथमूसल और महाशिला का प्रयोग किया था। महाशिला कंटक, याद रखिएगा, कंटक का प्रयोग किया था। ये 2 नए हथियार का प्रयोग किया था इसने, रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। इसका जो पुत्र था उदाइन, उदाइन कौन था? इसका पुत्र था उदाइन। और क्या किया था? जैसा कि ये जो प्रीतहंता वंश है, तो अजातशत्रु की हत्या कर दिया, उदाइन। अब अगला जो शासक बनता कौन बनेगा? वो उदाइन बनेगा। अगला शासक कौन बनता है? उदाइन बनेगा, उदाइन। अगला शासक उदाइन बनता। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 460 से 444, 460 से 444। इसका जो टाइम पीरियड 460 से 444 था। और इसने भी अपने पिता की हत्या, मतलब अजातशत्रु की हत्या करके मगध का राजा बना था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना किया था। ये गंगा नदी आता है, एक गंगा नदी और ये सोम नदी, तो इसके समीप पर एक शहर का निर्माण कराया था। और ये शहर जो बना था वो था आज का पाटलिपुत्र। ये जो शहर बना था वो था पाटलिपुत्र। इसका नाम रखा गया था पाटलिपुत्र। उदयन के 3 पुत्र हुए थे, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक। लिख लीजिएगा, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक। और ये जो आगे चलकर तीनों के तीनों अयोग्य शासक साबित हुए, मतलब ये योग्य लायक नहीं थे। ये जो उदयन के जो पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक, ये तीनों के तीनों नकारा थे। कोई शासक मतलब अच्छा नहीं बन पाए, कोई अच्छा शासक नहीं बन पाए। और इसीलिए ये जो हर्यक वंश था ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। जो नागदशक था, ये इसका तीसरा पुत्र जो नागदशक था, 473 से 413 तक इसने शासन
शासक बना रहा, लेकिन इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति इसका सेनापति भी देख रहा था कि जितने भी मगध का राजा बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पापा की हत्या करके ही बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने राजा की हत्या करके इस वंश को आगे बढ़ाता हूँ। तो इसका जो सेनापति था, कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग इसने भी क्या किया? नागदशक की हत्या कर दिया और वंश को आगे बढ़ाने लगा। नागदशक की हत्या करके वंश को आगे बढ़ाने, जिसका अगला जो वंश का नाम पड़ा वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। तो बहुत ही अच्छा हिस्ट्री चल रहा है धीरे धीरे। ये हर्यक वंश तो समाप्त हो गया, इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया हर्यक वंश को। अब जो शिशुनाग था वो अपने राजा की हत्या, ये एक सेनापति था किसका? नागदशक के शासन में, तो नागदशक की इसने हत्या कर दिया। ये भी देख रहा था कि हर्यक वंश में जितने भी शासक बन रहे हैं वो अपने पापा का हत्या करके ही बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक सेनापति हूँ इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि नागदशक जो है वो तो अयोग्य, मतलब नकारा शासक है, राजा है, कोई अच्छा शासक नहीं है, तो क्यों ना इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं ही नागदशक के ही टपका कर इस वंश को आगे बढ़ाता हूँ। तो यही काम किया शिशुनाग। शिशुनाग ने उसका नागदशक का हत्या कर दिया और जो अगला वंश आगे बढ़ाया इसने ही बढ़ाया। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन किया था? शिशुनाग ने किया था। तो अगला वंश शिशुनाग का था और ये 413 से 345 तक इसने शासन किया। 413 से 445 तक। और इसका जो वीडियो लेक्चर है मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे आप। और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।